हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो दिस रेणु कुमारी, आपका स्वागत है आपके चैनल आर एस एजुकेशन पॉइंट पर। अगर आप बायोलॉजी को आसान और मज़ेदार तरीके से समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको जेटेट, सीटेट, बोर्ड एग्ज़ाम, जनरल साइंस या 12th क्लास से जुड़ी बेहतरीन वीडियो मिलेगी। हम कॉन्सेप्ट को आसान भाषा और शॉर्ट ट्रिक से समझाते हैं, जिससे आपका समझना आसान हो जाएगा। अगर आप बायोलॉजी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन दें, जिससे कि मैं आपके सामने बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला सकूं। तो चलिए अब बिना देर किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने आपसे खनिज के बारे में बात कर रही हुई थी। तो मैंने आप लोगों को कोबाल्ट तक मिनरल्स के बारे में बता दिया हुआ था फ्रेंड्स। तो जहाँ से मैंने अपने डिस्कशन को छोड़ा हुआ था वहीं से मैं आज के इस सेशन की शुरुआत करती हूँ। तो हमारा कोबाल्ट मिनरल्स हो चुका हुआ था। तो आज का हमारा है फर्स्ट मिनरल्स जो है वो है फ्लोरीन। चूँकि लास्ट वीडियो जो था वो काफ़ी लंबी हो रही थी फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैंने खनिज के पार्ट 2 को आप लोगों के सामने लाया है। पार्ट 1 को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है मेरे लास्ट वीडियो को, तो आप पहले जाके मेरे चैनल पे विजिट करें और पिछले क्लास को देखें, जिससे कि आपको ये टॉपिक ईजिली समझ में आएंगी। तो आइए अब हम आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स फ्लोरीन। फ्लोरीन भी एक मिनरल्स है जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका सिंबल जो होता है फ्लोरीन का वो एफ होता है। तो आइए अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। फ्लोरीन जो होता है ये हमारे इनेमल तथा दंत क्षरण को नियमित करता है। ठीक है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इनेमल जो हमारे टीथ के जो ऊपरी लेयर जो हमारा बना हुआ होता है, और इनेमल याद रखेंगे फ्रेंड्स हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट यानी कि कठोरतम पार्ट होता है। तो फ्लोरीन का हमारा पहला फंक्शन है कि यह इनेमल तथा दंत क्षरण को नियंत्रित करता है। इट रेगुलेट्स इनेमल एंड टूथ डीके। अब याद रखेंगे फ्रेंड्स कि फ्लोरीन की अधिक मात्रा दांतों तथा हड्डियों के लिए हार्मफुल होती है, और इसकी अधिकता अगर हो जाए तो हमें फ्लोरोसिस नामक बीमारी देखने को मिलती है। तो इसकी अधिक मात्रा जो होती है वो दांतों तथा हड्डियों के लिए हानिकारक होती है, तथा इससे फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोरीन इज हार्मफुल फॉर टीथ एंड बोन्स। यहाँ पे कोमा होगा। इट कॉजेज फ्लोरोसिस डिजीज। तो इसकी अधिकता से, इसकी अधिक मात्रा अगर फ्लोरीन की हो जाए तो हमें फ्लोरोसिस नामक डिजीज़ देखने को मिलती है। तो ये बातें थी फ्लोरीन के बारे में फ्रेंड्स। तो अब बात कर ले फ्लोरीन के सोर्सेस की। तो किस तरह के फूड मटेरियल से हमें फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, तो आइए अब हम उनके स्रोतों के बारे में जान लेते हैं। तो फ्लोरीन के हमारे स्रोत हो जाते हैं दूध, पेयजल, यहाँ पे पेयजल कर लेंगे फ्रेंड्स, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर, और समुद्री भोजन यानी कि सी फूड में हमारे हमारे आ जाते हैं झींगा, जिसे आप प्रॉन्स कहते हैं, इत्यादि हमारे सी फूड के अंदर। केकड़े भी हमारे सी फूड के अंतर्गत आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो इनसे हमें फ्लोरीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। दिस टाइप ऑफ फूड मटेरियल्स आर फुलफिल द अमाउंट ऑफ फ्लोरीन इन आवर बॉडी। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करती हूँ आयोडीन के विषय में। तो अब है हमारा नेक्स्ट मिनरल्स जो कि है आयोडीन। इसे आई से
डिनोट करते हैं। इसका सिंबल हमारा जो होता है प्रतीक वो होता है आयोडीन। तो आइए अब हम आयोडीन के विषय में बात कर लेते हैं। तो आयोडीन का जो फंक्शन होता है फ्रेंड्स, तो ये हमारे नेक के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, और थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन करती है। तो आयोडीन मिनरल्स ये करता है कि थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन के सेक्रेशन के लिए आवश्यक होती है। यही बात यहीं पे भी लिखी हुई है फ्रेंड्स कि यह थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावन के लिए आवश्यक होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। तो ये बातें थी हमारे आयोडीन के फंक्शन के बारे में कि हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड उपस्थित होती है फ्रेंड्स, उसमें थायरोक्सिन हार्मोन का जो स्रावन होता है उसके लिए आयोडीन काफ़ी आवश्यक होता है। अब कभी कभी हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो आयोडीन की कमी से हमें किस तरह के डिजीज़ देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, तो अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी कमी से हमें घेंघा नामक रोग होता है। इट्स डिफिशियंसी कॉजेज कोइटर डिजीज। कोइटर डिजीज़ को कभी कभी हम आम बोलचाल की भाषा में गलकंड भी कहते हैं फ्रेंड्स, जिसमें गले में स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाती है, तो ये हमारे आयोडीन की कमी से होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके सोर्सेस की कि किन फूड मटेरियल्स से हमें आयोडीन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है। तो आइए अब हम इनके स्रोतों को जान लेते हैं, इनके सोर्सेस को जान लेते हैं। तो आयोडीन का हमारा सबसे पहला स्रोत हो जाता है फ्रेंड्स फिश, देन सॉल्ट एंड देन सी फूड। हमारे समुद्री भोजन, मछली तथा नमक में इत्यादि में हमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन मिलती है, और इसका सेवन करने से हम घेंघा नामक रोग से बच सकते हैं फ्रेंड्स। किसी भी चीज़ का सेवन हमें बैलेंस रूप में करना है, ना ही कम करना है और ना ही ज़्यादा करना है। किसी चीज़ की अगर कमी हो जाए तो भी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती है, और किसी चीज़ की अगर अधिकता भी हो जाए तो ये भी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती है। तो आप इन सभी चीज़ों का सेवन एक बैलेंस रूप में करें तो ही आपके बॉडी के लिए ये अच्छा होता है। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों ने आयोडीन के विषय में समझ ली हैं। तो नेक्स्ट है अब हमारा फ्रेंड्स कैल्शियम। नेक्स्ट मिनरल्स जो है हमारा वो है कैल्शियम। तो अब हम कैल्शियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, कैल्शियम से हमारे दांतों तथा हड्डियों का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसीलिए कैल्शियम को हड्डियों तथा दांतों का दीर्घ घटक कहा जाता है। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ टीथ एंड बोन्स। क्योंकि हमारा हमारा जो दांत होता है वो और हड्डी किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट इत्यादि से हमारा शरीर बना होता है। तो कैल्शियम जो होता है ये हमारे टीथ एंड बोन्स का जो होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो यह रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड क्लोटिंग, पेशियों में संकुचन यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन तथा हृदय कार्य की यानी कि हार्ट फंक्शन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इट हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल एंड हार्ट फंक्शन। तो कैल्शियम की आवश्यकता हमारी इन चीज़ों में भी होती है, लाइक ब्लड क्लोटिंग, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स एंड हार्ट फंक्शन। अब हम बात करें फ्रेंड्स कि इसकी आवश्यकता किस वर्ग के लोगों में सबसे ज़्यादा होती है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसकी आवश्यकता जो होती है वो बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं में अधिक होती है। चूँकि बच्चे जो होते हैं उनमें क्या हो रहा होता है कि उनके शरीर में हड्डियों का विकास हो रहा हुआ होता है फ्रेंड्स। तो ऑब्जर्व सी बात है कि अगर उनके शरीर में हड्डियों का विकास हो रहा है तो उन्हें कैल्शियम की आवश्यकता अधिक होगी, और प्रेग्नेंट लेडी में भी इनकी आवश्यकता
अधिक होती है। तो इट इज़ रिक्वायर्ड इन मोर अमाउंट इन चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये बातें थी हमारे कैल्शियम के बारे में। अब हम इनके फूड मटेरियल्स के बारे में यानी इनके सोर्सेस के बारे में जान लेते हैं कि ये हमें किन किन फूड मटेरियल से प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है फ्रेंड्स। तो अब हम इनके सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा दूध यानी कि मिल्क। मिल्क से हमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल से भी हमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। मांस से प्राप्त होती है, चना से प्राप्त होती है, एक्सेट्रा इत्यादि चीज़ों से हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो होती है फ्रेंड्स वो फुलफ़िल होती है। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपने समझ ली होगी। अब मैं आपसे नेक्स्ट मिनरल्स की बात करती हूँ जो कि है हमारा आयरन। आयरन को Fe से डिनोट किया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि फेरम जो होता है आयरन को फेरम पीरियोडिक टेबल में हम फेरम को आयरन को फेरम शब्द से जानते हैं। तो फेरम जो होता है Fe वो आयरन का सिंबल होता है या हीमोग्लोबिन का घटक होता है। आयरन जो होता है हमारा ये हीमोग्लोबिन का घटक होता है। आयरन हमारे बॉडी में जो ब्लड फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है उसमें हेल्प करता है और ये हीमोग्लोबिन का घटक होता है। और हीमोग्लोबिन में जो हमारा हीमो शब्द होता है फ्रेंड्स या हेमी वर्ड जो होता है उसका मतलब ही होता है आयरन। हीमोग्लोबिन में जो हमारा हीमे शब्द होता है उसका मतलब ही होता है आयरन। तो इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हमारे शरीर में कभी कभी इसकी कमी होती है फ्रेंड्स। तो ऑब्जर्व सी बात है कि आयरन की कमी होगी हमारे बॉडी में। अगर आयरन की कमी होगी तो हमें एनीमिया डिजीज़ देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। तो इसकी कमी से हमें एनीमिया रोग होता है। इट्स डिफिशियंसी कॉजेज एनीमिया डिजीज़। अब बात करें कि आयरन की आवश्यकता या इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा किस वर्ग में होती है। तो इसकी आवश्यकता सबसे अधिक महिलाओं में होती है फ्रेंड्स, क्योंकि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे प्रोसेस हमें देखने को मिलती है और पीरियड्स के टाइम फीमेल में लार्ज अमाउंट में ब्लड का लॉस होता है। इसीलिए ब्लड फॉर्मेशन के लिए ही फीमेल में इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है आयरन की वो सबसे अधिक होती है। इट इज़ रिक्वायर्ड इन मोर अमाउंट इन फीमेल्स। तो इतनी बातें थी हमारे आयरन के बारे में। अब इनके हम स्रोत के बारे में जान लेते हैं। तो वे कौन कौन से फूड मटेरियल्स हैं जिनसे हमें आयरन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। तो हमारा सबसे पहले है हरी सब्जियां यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक, स्पाइनेच, मेथी जिसे फेनुग्रीक भी कहते हैं या 2 बार मेथी टाइप हो गया है तो उसको आप एक को काट लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बड़े बड़े क्लासेस में ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है तो इनको इग्नोर करेंगे। अब और आखिरी में है हमारा दूध यानी कि मिल्क एक्सेट्रा इत्यादि से हमें आयरन की जो मात्रा होती है फ्रेंड्स वो फुलफिल होती है। तो आई होप आपने मिनरल्स के इतने टर्म्स को समझ लिया होगा। अभी तक मैंने लगभग आप लोगों से 6-7 मिनरल्स के बारे में बात कर ली हुई है फ्रेंड्स। अब है हमारा नेक्स्ट मिनरल्स जो कि लास्ट मिनरल्स है वो है हमारा फॉस्फोरस। तो हमारा लास्ट मिनरल्स है फ्रेंड्स फॉस्फोरस। तो आइए अब हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। फॉस्फोरस को हम सिंबल होता है P, ठीक है। यहाँ पे सिंबल लिखना मैं भूल गई हूँ तो आप लोग यहाँ लिख लेंगे। फॉस्फोरस का होता है P। तो आइए फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों से फॉस्फोरस के बारे में बात कर लेती हूँ। तो फॉस्फोरस जो होता है ये हमारे बॉडी में हड्डियों तथा दांतों में कैल्शियम के साथ उपस्थित होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात की कि हमारा दांत जो होता है, हमारे बोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम
फॉस्फेट इत्यादि से बने होते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट, तो फॉस्फेट उसमें कैल्शियम के साथ जुड़ा होता है, इसीलिए हम कहते हैं फ्रेंड्स कि यह हड्डियों तथा दांतों में कैल्शियम के साथ उपस्थित होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन आवर टीथ एंड बोन्स विथ कैल्शियम। और एक बात फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है न्यूक्लिक अम्ल। अब हम न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, या आप लोग अगर अभी तक नहीं जान रहे हैं तो अब जान लीजिए। न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत हमारा डीएनए तथा आरएनए आ जाता है फ्रेंड्स। ये हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म हमारा होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का हमारा फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों ने समझ ली है। अब है नेक्स्ट हमारा फॉस्फोलिपिड तथा एटीपी। अब आप लोग पूछेंगे कि मैम एटीपी क्या होता है, तो एटीपी हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, उसमें एनर्जी के रूप में हमारा एटीपी स्टोर होता है फ्रेंड्स। तो एटीपी तो हमारा जो फॉस्फोरस होता है ये न्यूक्लिक अम्ल, फॉस्फोलिपिड तथा एटीपी का घटक होता है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोलिपिड। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड के स्पेलिंग को सही कर लेंगे फ्रेंड्स, फॉस्फोलिपिड एंड एटीपी। अब हम कभी कभी बात आ जाती है कि अगर हमारे शरीर में फॉस्फोरस की कमी हो जाती है तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो अगर हमारे बॉडी में फॉस्फोरस की डिफिशियंसी होती है तो इसकी कमी से उपापचय प्रक्रिया प्रभावित होती है। इट्स डिफिशियंसी अफेक्ट द मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब उपापचय प्रक्रिया को तो मैंने अपने सेकेंड वीडियो में ही बहुत डिटेल से बता रखा है फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने उसको नहीं समझा है तो आप प्लीज़ जाकर मेरे वीडियो को, पिछले सारे वीडियो को देखें, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब बात आती है कि वे कौन कौन से फूड मटेरियल्स हैं जिनसे हमें फॉस्फोरस की मात्रा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। तो अब हम इनके सोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा सोर्सेस है इसका, पहला है पनीर यानी कि चीज़, अंडा, एग, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, मूंगफली, ग्राउंडनट एक्सेट्रा इत्यादि से हमें जो होता है फ्रेंड्स वो फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आकर हमारा जो है वो मिनरल्स ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स। तो आई होप आपने मिनरल्स के बारे में सारी बातें समझ ली होंगी। लास्ट वीडियो भी मिनरल्स के ही आधार पे बना हुआ था, मिनरल्स टॉपिक को ही मैंने कवर कराई थी फ्रेंड्स। तो आप पिछले वीडियो को शुरू से जाकर देखें और आज के वीडियो को देखें तो आपको आपके अंदर जो मिनरल्स के जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इतनी बातें थी हमारे फॉस्फोरस के बारे में और जो कि था मिनरल्स के अंदर। तो अब हमारा एक और है फ्रेंड्स, जिसको जब मैंने आप लोगों को माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इन सब के अलावा भी हमने क्या बोले कि हमारे भोज्य पदार्थ में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स और एक रफेज के बारे में भी बात करी थी हमने। तो आइए अब हम रफेज के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो अब हमारा रह गया हुआ था लास्ट जो है हमारा वो है रफेज, जिसको रुक्षांश या मोटा चारा या रेशा भी हम सभी कहते हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, रफेज में हमें किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो नहीं प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स हमें इससे प्राप्त नहीं होता है। रेशा जो होता है, फाइबर जो होता है या रफेज जो होता है, ये फूड में प्रेजेंट एक फाइब्रस सब्सटेंस हो जाता है। इसका हमारे बॉडी के थ्रू ना तो डाइजेशन होता है फ्रेंड्स और ना ही इनसे हमें कोई न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। तो फिर बात ये आती है कि इसका हमारे बॉडी में फिर क्या रोल हो जाता है। तो आइए अब हम एक एक करके इनके सारे पॉइंट्स को डील करते हैं फ्रेंड्स। तो 2-3 पॉइंट्स है जो आप सभी ध्यान में रखेंगे। तो वो है हमारा कि यह भोजन में उपस्थित एक रेशेदार पदार्थ होता है। इट इज़ फाइबर सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी।
इसका पाचन हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जाता। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स कि इसका पाचन हमारे आंतों में जो उपस्थित ई कोलाई नामक एक बैक्टीरिया पाई जाती है उसके द्वारा किया जाता है। इट इज़ डाइजेस्टेड बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया ई कोलाई। तो ई कोलाई जो होता है फ्रेंड्स, ये हमारे रफेज को रेशे में परिवर्तित कर देता है। तो अब हम इनके रोल के बारे में जान लेते हैं कि ये हमारे बॉडी में करता क्या है। तो ये शरीर में जो हमारी जल की मात्रा होती है उसको नियमित करने का कार्य करता है, और साथ ही साथ शरीर में जो हमारे व्यर्थ पदार्थ जैसे कि अपचित भोजन का उत्सर्जन होता है, जैसे कि जब हमारे शरीर में फूड का डाइजेशन होता है तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो भी हमारे शरीर में अपचित भोजन रह जाते हैं उनके उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन में ये हेल्प करता है। इट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी एंड एक्सक्रिएशन ऑफ मटेरियल लाइक अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी। और एक मेन पॉइंट फ्रेंड्स, कभी कभी आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि रफेज में हमारा कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। एग्ज़ाम में कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बना दिए जाते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया, या इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी बहुत वेरी इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट हो जाता है फ्रेंड्स। इन सभी चीज़ों से आपके क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। तो इन सारे टर्म्स को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि इनमें कोई भी पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, और ये हमारे इंटेस्टिनल में, हमारे आंत में जो प्रेजेंट ई कोलाई बैक्टीरिया होता है इसके द्वारा इसका डाइजेशन होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नो न्यूट्रिएंट्स इज प्रेजेंट इन इट। तो आई होप आपको रफेज के बारे में इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम इनके स्रोतों के बारे में जान लेते हैं कि वे कौन कौन से फूड मटेरियल्स हैं जिनसे हमें की रफेज की प्राप्ति होती है। तो वो है हमारे फल, फ्रूट, सब्जियां, वेजिटेबल, सलाद, जिसको सैलेड, मोटे अनाज, थिक ग्रेन्स, अनाज के छिलके, पील्स ऑफ ग्रेन, etc। घास जो होता है, घास भी हमारे रेशे के अंतर्गत, रफेज के अंतर्गत आ जाते हैं फ्रेंड्स, जो कि काऊ तथा हमारे जो गाय भैंस जो हो जाते हैं उनमें उपस्थित होता है। और इस पॉइंट को नोट कर लेंगे फ्रेंड्स कि रफेज का जो पाचन जो होता है वो गाय भैंस तो कर लेते हैं हमारे, लेकिन ह्यूमन बीइंग में इसका डाइजेशन नहीं होता है। रफेज का ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन नहीं होता है। लाइक आपके गाय हैं, भैंस हैं, तो इनमें रफेज का डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर आकर फ्रेंड्स हमारी फूड जो चैप्टर है वो कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत हमने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर ली। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें फूड चैप्टर को हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है फ्रेंड्स। तो अब मैं आप लोगों के बीच इस यूनिट पर बेस्ड MCQ लाऊंगी। उसके बाद मैं सेकेंड यूनिट आप लोगों से विद कंटेंट स्टार्ट करूंगी। तो आई होप मेरे फर्स्ट यूनिट के पूरे सेशन से फूड चैप्टर को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और अगर अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को दोबारा देखें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अगर आप सारी चीज़ें, आपके सारे कॉन्सेप्ट, आपके सारे कंटेंट अगर क्लियर होंगे तो आप एक भी आपसे MCQ नहीं छूटेगा। तो आप पहले जाकर MCQ को अपने कंटेंट को पूरा क्लियर कर ले, पढ़ ले अच्छे तरीके से। और मैं बहुत जल्द ही आपके सामने फूड चैप्टर से रिगार्डिंग जो भी MCQ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को डील करूँगी।
तो इतनी बातें आई होप आप लोगों ने समझ ली होगी। और मैं एनसीईआरटी का भी कंटेंट तैयार कर रही हूँ, जो कि आपके सामने बहुत जल्द ही आपको उसकी वीडियो देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा चैनल तो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी ज़रूर करेंगे। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे, मस्त रहेंगे। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।